Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 14, the United Nations Organization. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So dear student, till where? Yes. Till this paragraph, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with more to know section. Okay, what is there in more to know section? More to know section में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट वीटो जो आपको पता ही होनी चाहिए. चलो, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं. पर इफ एनी परमानेंट मेंबर, कौन कौन है परमानेंट मेंबर है बच्चा? फ्रांस है, चाइना है, रशिया है, यूके है और यूएसए है. ये 5 परमानेंट मेंबर हैं. अगर ये किसी डिसीजन के लिए डिसअग्री कर दे, ये निगेटिव वोट दे दे, तब कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा. ठीक है. इफ ऑल अदर 14 मेंबर्स अग्री. देखो 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, तो टोटल कितने हो गए? 15 में से अगर एक भी मना कर रहा है तो बाकी के 14 लोग यस भी बोल दें तो कोई मतलब नहीं है. एक की ना मतलब सबकी ना होगा. इसी को कहते हैं वीटो पावर दैट इज एंजॉयड बाय 5 परमानेंट मेंबर, दैट इज चाइना, रशिया, यूके, यूएसए एंड फ्रांस. ओके, चलो. नाउ ट्रस्टीशिप काउंसिल. स्टूडेंट, ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था उसको बनाया गया था और 11 ट्रस्ट टेरिटरीज के लिए जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फॉर्म हुई थी. Okay, the trusteeship council was set up to work for 11 trust territories formed after Second World War. जैसे समोआ है, टोगोलैंड है, तंजाइका है, सोमालिया है. These were the territories which was formed after Second World War और इन्हीं के लिए बना था ट्रस्टीशिप काउंसिल. और इसका एम था वो जितनी भी 11 टेरिटरीज हैं, तंगाइका हो गया, टोगोलैंड हो गया, बुरुंदी, युगांडा, तो इनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना सो दैट दे कैन हैव इंडिपेंडेंस. पर अब बेटा ये सारी की सारी टेरिटरीज इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, फ्री कंट्रीज बन चुकी हैं. इट मीन्स अब ये रिडंडेंट है, अब इस ऑर्गन का कोई वैल्यू नहीं है. ओके, क्योंकि जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था वो पूरा हो गया. देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. हम लोगों ने देखा था कि यूएन के जितने भी ऑर्गन हैं सब यूएसए से काम करते हैं, न्यूयॉर्क से. द ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्किंग फ्रॉम हेग. हेग कहाँ पर है? नेदरलैंड्स में. ठीक है. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये जुडिशियल विंग है यूएन का. इसमें 15 जजेस होते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज के 15 जजेस होते हैं आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में. ये जुडिशियल विंग है. जो भी कोई लड़ाई वड़ाई होगी 2 कंट्री में रिलेटेड टू ट्रेड एंड एवरीथिंग, वो कहाँ पर सॉल्व होगी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में. ठीक है. तो जजेस होते हैं, उन्हें जनरल असेंबली इलेक्ट करती है और सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट करता है. इनका टर्म होता है 9 ईयर. एक बार जज बन गए तो कितने ईयर्स के लिए बनेंगे? 9 ईयर्स के लिए. और 1/3 जो जजेस होते हैं वो एवरी 3 ईयर में रिटायर होते हैं. देयर टर्म इज फॉर 9 ईयर्स और जो 1/3 हैं वो 3 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं. और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है वो हेग में है. और हेग कहाँ पर है स्टूडेंट्स? नेदरलैंड्स. फंक्शंस क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो डिस्प्यूट सेटल करता है, लड़ाइयों को सेटल करता है बिटवीन मेंबर कंट्रीज. तो हमने बोला 193 कंट्रीज हैं, 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं. इनके बीच में अगर कोई भी फाइट डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको सॉल्व किया जाएगा किसके द्वारा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इवन इट कैन गिव लीगल एडवाइस टू यूएन ऑर्गन. यूएन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देता है. वन मोर टू नो सेक्शन. इस सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है जो आप सबको पता होनी ही चाहिए. डैग हैमरशोल्ड was awarded नोबेल पीस प्राइज. डैग हैमरशोल्ड को नोबेल पीस प्राइज मिला है 1961 में. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर स्ट्रेंथनिंग यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है किसने? डैग हैमरशोल्ड ने. इसीलिए उन्हें 1961 में क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज. प्रोनाउंसिएशन एक बार आप लोग गूगल पे और देख लेना, ठीक कोई बात. पर मीन है कि आपको इनकी स्पेलिंग्स लेना हो अगर 1 मार्क क्वेश्चन में मैम पूछे तो. जो यूनाइटेड नेशंस है, द यूनाइटेड नेशंस एंड कोफी अन्नान वर अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज. यूनाइटेड नेशंस और कोफी अन्नान को भी अवार्ड मिला है नोबेल पीस प्राइज का 2001 में.
किस लिए? इनके एफर्ट किस में लगाए इन्होंने? एफर्ट पीस के लिए, पीस स्प्रेड करने के लिए जो एफर्ट लगाए उसके लिए कोफी अन्नान और यूनाइटेड नेशन दोनों को नोबेल प्राइज मिला 2001 में। नाउ सेक्रेटेरिएट, ठीक है, जो सेक्रेटेरिएट होता है वो डे टू डे वर्क करता है। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी काम होते हैं डे टू डे में, उसको करने का काम किसका होता है? सेक्रेटेरिएट को। और सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का फेस है, ठीक है। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है और इट मे बी कि वो री इलेक्ट हो जाए, ठीक है। अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। जब कोरोना पीरियड में यूनाइटेड नेशंस बहुत एक्टिव था तो हम बार बार टीवी पे, नेशनल टीवी पे किसको देखते थे? एंटोनियो गुटेरेस को, ठीक है। तो एंटोनियो गुटेरेस इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ओके। काम क्या होते हैं बच्चा सेक्रेटेरिएट के? तो होता है मिनट्स प्रिपेयर करना, मतलब मीटिंग में किस किस एजेंडा, किस किस टॉपिक पे बात होगी उसका मिनट कौन प्रिपेयर करते हैं? सेक्रेटेरिएट। ये जितनी भी स्पीचेस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने का काम भी यही लोग करते हैं, करवाते हैं। देखो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो 6 में आपको पता ही है, इंग्लिश हो गई जो यूएसए यूके की हो गई, अराबिक है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, ओके। ऐसे 6 लैंग्वेजेस हैं कहाँ की? यूएन की। तो 6 लैंग्वेज में पूरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनवाना, स्पीचेस को ट्रांसलेट करवाना कौन करता है? यूएन सेक्रेटेरिएट। जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसको ऑर्गेनाइज करवाना, रिपोर्ट प्रिपेयर करना, किसी भी इंटरनेशनल कंसर्न, इंटरनेशनल इशू के ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं ये लोग। ये मॉनिटर करते हैं द एक्सटेंट टू विच द डिसीजन ऑफ द डिफरेंट यूएन बॉडीज आर बीइंग कैरीड आउट। जितने भी डिफरेंट यूएन बॉडीज हैं उनके डिसीजंस को मॉनिटर करना भी किसी का काम है? सेक्रेटेरिएट का ही काम है। चलो भाई, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल मेंबरशिप? 51 मेंबर थे। स्पेनिश लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन की, पोर्तुगीज नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल जुडिशियल आर्म है, तो बिल्कुल नहीं, फॉल्स। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। 15 जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और हु इज सक्सीडेड बांग की मून एज द सेक्रेटरी जनरल? तो बांग की मून थे साउथ कोरिया के, उन्हें सक्सीड किया है एंटोनियो गुटेरेस ने, ठीक है। स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस बनता है हु वाज द फर्स्ट, हु वाज द लास्ट, हु वाज द करंट। तो फर्स्ट थे त्रिगवेली नॉर्वे के, ये आपको याद होना चाहिए। करंट है एंटोनियो गुटेरेस, ये याद होना चाहिए। कोफी अन्नान इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि इन्हें क्या मिला है? क्या मिला भाई? अच्छा, नोबेल पीस मिला है, ठीक है। चलो, और इन्हें भी मिला है, डैग हैम्सोल्ड को भी क्या मिला है? नोबेल, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज। नाउ अचीवमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस है और इन पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं, ठीक है। न्यूमरस पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन्होंने किए हैं डिफरेंट रीजन्स में, वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में पीस की कीपिंग का काम कर रही है यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस। बहुत सारे जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, डिस्प्यूट्स थे जो वॉर में एस्केलेट हो सकते थे, जो वॉर का फॉर्म ले सकते थे, उनको रोकने का काम किया है यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस ने। 1988 में नोबेल पीस प्राइज वाज अवॉर्डेड टू यूएन और इसीलिए 1988 में यूएन को भी पीस नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है। फॉर व्हाट? पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए, कि आपके जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस थे इसकी वजह से बहुत सारे वॉर रुक गए, तो बनता है भाई आप भी नोबेल पीस प्राइज लें। कब मिला है? 1988 में। किसको मिला है? यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को। किसको मिला है? यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज। इनके जो एफर्ट्स हैं, इसने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड को ख़त्म कर दिया है। ये यूनाइटेड नेशंस की कोशिश थी कि जो रंग भेद, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर था साउथ अफ्रीका में, उसे ख़त्म कर दिया गया है। और जो जनरल असेंबली थी उसने डिस्क्राइब किया है अपार्थाइड को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि भाई अगर आप अपार्थाइड प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये क्राइम है। किसके अगेंस्ट में? मानवता के अगेंस्ट में, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड खत्म यूएन की वजह से हुआ। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस ने बहुत हद तक वॉर को रोके रखा है।
यूएन हेल्प करता है बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में, फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाता है बहुत सारी कंट्रीज में। जो यूएन है, द यूएन इज वर्किंग टू एंड द न्यूक्लियर आर्म रेस, और जो न्यूक्लियर आर्म रेस चल लगी थी रशिया यूएसए के बीच में, हम भी चाहते थे कि हम भी न्यूक्लियर पावर बने, और फिर फाइनली हम अटल बिहारी वाजपेयी की रीन में बन भी गए। पर यूएन की कोशिश है कि जो न्यूक्लियर आर्म रेस है इसको बंद किया जाए और जो वॉर हो सकते हैं उनको रोका जाए। बेटा जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं यूएन की, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये एड प्रोवाइड करते हैं किसको, विक्टिम्स को, ठीक है, प्रोवाइडिंग एड टू विक्टिम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट में किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, रिलीजन को, किसी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, किसी की भी कोई भी सफरिंग्स होगी, तो उस विक्टिम को ये जो भी सुटेबल एड्स होगी, एड होगा वो प्रोवाइड करते हैं, भले वो खाना हो, कपड़े हों या कुछ और हो, मेडिकल हेल्प हो। हेल्थ केयर को हेल्थ केयर में को इम्प्रूव कर रहे हैं। विमेन वेलफेयर की बात करते हैं, यूनिसेफ चाइल्ड के लिए काम करता है, यूनिसेफ आंगनवाड़ी प्रोग्राम रन करता है, मीन्स वेरियस थिंग्स दे आर डूइंग ऑल टुगेदर। नाउ इंडिया और यूएन के रिलेशन को पढ़ें तो जो इंडिया है वो ऑफिशियल मेंबर बना यूनाइटेड नेशन को 30 अक्टूबर 1945, मतलब जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे तब से हम लोग क्या बन गए बेटा, मेंबर। किसके मेंबर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है बात। उसके बाद से ही हमने हमेशा एक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड किया है किसको, यूएन को, उसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको भी। हम पोलियो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन्हें प्रोवाइड करते हैं, पीस कीपिंग फोर्सेज में हमारे शोल्डर्स बहुत हैं, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं यूएन को, उनकी एजेंसीज को। इंडिया ने एक्टिवली सपोर्ट किया है पीस कीपिंग एफर्ट्स में यूनाइटेड नेशंस के, टाइम एंड अगेन। शी हैज़ सेंड ट्रूप्स, हम ट्रूप्स से भेजते हैं, मेडिकल टीम भेजते हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम जाती है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ, हमारे ट्रूप्स जाते हैं ट्रबल्ड एरिया में जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी। और आज भी इंडिया के बहुत सारे ट्रूप्स, बहुत सारे सोल्जर्स पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इंडिया हमेशा वॉर के अगेंस्ट में रहा है, और इंडिया कभी भी नहीं चाहता है कि जो मास डिस्ट्रक्शन के जो बॉम्ब्स हैं, जितने भी वेपन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करके रखा जाए, तो इंडिया इसके अगेंस्ट में भी है। तो ये यूनाइटेड नेशंस के डिसीजन को सपोर्ट करता है जिसमें ये कहा गया है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंट्री या दो कंट्री कर दे, डेवलप कर दे, अंडर नहीं करें, या अंडर डेवलप नहीं करें, डेवलप्ड कर दे, नो, सबको न्यूक्लियर वेपन्स तो म्यूचुअली सबको डिसाइड करके ख़त्म कर ही देना चाहिए, ठीक है। इंडिया हमेशा से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में रहा है। हमारे गांधी जी तो साउथ अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस बनाए थे, इसीलिए, और लड़के आए हैं वो भी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने सत्याग्रह अपार्थाइड के अगेंस्ट में स्टार्ट किया था। इंडिया ने फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया है, बहुत सारी जो डिफरेंट कंट्रीज थी जो बहुत टाइम तक कॉलोनियल पावर के कंट्रोल में रही, उनको हमने सपोर्ट किया है फ्रीडम दिलाने में। बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे यूएन के काम कर रहे हैं। शशि थरूर को बेटा ज़रूर सुनो, मुझे तो इतने ज़्यादा पसंद है कि आपको बता नहीं सकती, पर एक बार सब लोग शशि थरूर को सुनेंगे, और ज़्यादा नहीं सुनना है तो शशि थरूर ऑन हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूनाइटेड नेशंस इतना डाल के सर्च कर लेना, जो बोल रहे हैं शशि थरूर, वेरी नाइस, ठीक है। तो शशि थरूर सर्व्ड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन एट यूएन में सेक्रेटरी जनरल थे वो किस के लिए, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए। सेक्रेटरी जनरल के अंडर इन्होंने क्या किया है, काम किया, ठीक है, किस पर्टिकुलर एरिया में, कम्युनिकेशन और पब्लिक इंफॉर्मेशन में। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.